उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, लगभग 25 लाख तक की उसमें सब्सिडी है। कोई बंदा ऐसा होगा जो डेयरी फार्मिंग नहीं करेगा, वो सिर्फ वही खड़ा करेगा, वही प्लांट खड़ा करेगा, उनसे दूध लेगा, एक लिमिटेड टाइम के लिए उनको बोलेगा मैं 2 दिन तक इसको आपको विंडो दूंगा, आप बेचो, 2 दिन मेरे पास आएगा। टॉपिक जो है वो है क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। 2 चीजें हैं, एक होता है क्लीन मिल्क, दूसरा होता है क्वालिटी मिल्क। ठीक है, ये 2 चीजें हैं, दोनों आपस में रिलेटेड हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। पहले थोड़ा, इससे पहले हम टॉपिक में जाएं, पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूं J&K में डेयरी का क्या पोजीशन है अभी। ठीक है, ये है हमारे कैटल और बफेलो, क्योंकि 2 एनिमल ऐसे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है मिल्क में। इंडिया में भी कॉमनली यही है, कैटल एंड बफेलो, और J&K में भी यही 2 हैं। बाकी जो गोट है या कुछ शीप भी है उनका कंट्रीब्यूशन है, बट वो थोड़ा बहुत ही कम है। तो हमारे पास जो है बोवाइन, जिसमें कैटल और बफेलो है, ये लगभग 31 लाख है। अब चूंकि इनमें से ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा कैटल का है, अगर आप देखेंगे J&K में बफेलोज जो है वो कुछ लिमिटेड एरियाज में है, पर्टिकुलरली जम्मू में है, यहाँ पे टंगमर्ग एरिया में है, कोकरनाग में कम है। मगर तो मोस्टली हमारा जो डेयरी का सेक्टर है J&K में वो कैटल बेस्ड है। ठीक है, अब इसमें से ये जो टोटल कैटल है इसमें से करीब 20 लाख जो है, 25 में से 20 लाख वो फीमेल है। उसके बाद अब जो फीमेल है वो सारे ब्रीडिंग एज के तो नहीं हो सकते, कुछ उसमें छोटे भी होंगे, तो करीब करीब 10 लाख 10.5 लाख के आसपास वो ब्रीडेबल है। और ये रिप्रेजेंट करता है जो टोटल हमारा है वो कंट्री वाइड उसका 1% या 1.25% के आसपास है। अब मिल्क प्रोडक्शन का हम देखेंगे, मिल्क क्या है। तो पहले आप मिल्क प्रोडक्शन देखिए, 26 लाख मीट्रिक टन, ये अभी 29 है जो आज का है, थोड़ा इंक्रीज हुआ है। तो इंडिया में लगभग 239 मिलियन मीट्रिक टन, वो मिलियन है, ये लैक्स है। 2027 तक टारगेट ये है एज पर ये 2022 से लेकर 27 तक का जो प्लान है उसमें ये है। एवरेज लैक्टेशन अगर आप देखोगे, अगर हम एक गाय को लेंगे जो J&K में है और उसका लैक्टेशन यानी कि 1 साल में एवरेज वो कितनी दूध देगी 1 साल में, तो हमारे हिसाब से हम कोशिश करते हैं साइंटिफिकली, अगर साल में 365 डेज हैं उनमें से 305 डेज का इसका लैक्टेशन रहता है और 60 डेज का ड्राई पीरियड रहता है। तो अगर मैं 1 साल का मिल्क यील्ड आपको बता रहा हूं तो वो एक्चुअली 305 डेज का होता है। ठीक है, तो अगर हम J&K में देखेंगे, ये लगभग प्रेजेंटली 2380 लीटर है, यानी कि 2400 लीटर है, कितने दिनों में, 300 दिनों में। तो आपको पता चलेगा ये कोई 6, 6.5, 7 प्लस, उससे ज्यादा नहीं है एवरेज। ठीक है, तो जिस गाय का एवरेज 7 होगा दैट मीन्स उसका पीक 10 या 11 होगा, वही होगा। तो उस लेवल पे क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई जो फार्मर होगा जो जिसको 10-11 का ये होगा तो वो कर सकता है सस्टेन 10-11 पे? नहीं करेगा। लेकिन ये जो है ये बेसिकली एवरेज होता है, ये स्टेट वाइज एवरेज है। इसमें बहुत सारे ऐसे एनिमल भी आएंगे जिनका 2-3 लीटर भी प्रोडक्शन है, कुछ ऐसे भी आएंगे जिनका 20 होगा, लेकिन एवरेज में ये इतना है। तो गवर्नमेंट का ये प्लान है कि इस चीज को हम डबल करेंगे 2027 तक। अब ये इससे थोड़ा बढ़ गया है। अब हम दूसरी चीज देखेंगे कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, यानी कि हमारे कंट्री में अगर हम कंपेयर करेंगे हमारे कंट्री में मिल्क कितना है और पॉपुलेशन कितनी है, और उनको हम वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम देखेंगे कि हर किसी को ऑन एन एवरेज एक दिन में कितना मिलेगा। सेम इज द केस अगर हम J&K में बात करेंगे, J&K में ये मिल्क है और जो पॉपुलेशन है उसमें हम बांटेंगे तो पता चलता है कि लगभग हर किसी इंसान को डेली बेसिस पे लगभग 5.5 या अराउंड 600 ग्राम के आसपास मिलेगा। लेकिन अगर हम मेडिकल के हिसाब से देखेंगे, मेडिकल काउंसिल के उनका रिकमेंडेशन कितना आपको पता होगा, एज पर ICMR गाइडेंस कितना है ह्यूमन कंजप्शन के लिए मिल्क रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आप देखोगे ना प्रैक्टिकली, आपने देखा होगा दैट मीन्स कि हमारे पास जो दूध है वो जितना मेडिकल हमें बोल रहा है, मेडिकल साइंस की आपको ऑन एन एवरेज कितना दूध पीना चाहिए, दैट मीन्स उस हिसाब से हमारा ज्यादा है। लेकिन आपको पता चलेगा हमारे यूटी में आप देखोगे मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट कंपनी से आते हैं जो कि J&K के नहीं है। दैट मीन्स कि ये सब होने के बावजूद भी हम बाहर से दूध या दूध के प्रोडक्ट्स लाते हैं। आप अमूल देख रहे हो ना, वो कहां से आता है, बेसिकली गुजरात बेस्ड कंपनी है। नेस्ले भी आप देखोगे, और भी कुछ कंपनीज हैं अदर देन J&K। तो टेक्निकली अगर हमारा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी उससे ज्यादा है जो कि होना चाहिए, तो फिर तो हम बेचने चाहिए दूसरों को, लेकिन वहां पे उल्टा हो रहा है। आप देख रहे हो बाहर के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे हर मार्केट में, आप कहीं भी जाओ अमूल वगैरह तो मिल जाएगा। तो इसका क्या रीजन है, वजह यह है, ये आप देख रहे हो ना नीचे क्या लिखा है, 3% मिल्क जो है ये 2022 में 2.8 था, अब ये 2027 में ये लगभग 7% पहुंचेगा जो टारगेट है। और फॉरेन जो ये बाकी जो कंपनीज इनके साथ कोलैबोरेशन के बाद ये लगभग 30% तक का इसका टारगेट है कि इसको पहुंचाएंगे। मतलब इसका जो भी दूध आप लेते हो गाय से, उसका 97% जो है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं जाता, वो ऐसे ही लूजली मोस्टली बिकता है। और उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम उसमें है, क्योंकि आपको पता होगा जो फूड कमोडिटीज होती है उनको हम वो डिफरेंट कैटेगरीज की होती हैं, कुछ होते हैं पेरिशेबल जो जल्दी खराब होती हैं, जैसे दूध भी उसमें आता है, वेजिटेबल सब्जियां आती हैं, फ्रूट्स, इनका एक लिमिटेड टाइम है जिस तक हम इसको रख सकते हैं, उसके बाद ये स्पॉइल हो जाएंगे।
तो उस कैटेगरी में हम देखेंगे मिल्क दो मोस्ट पेरिशेबल कमोडिटीज में आता है। तो एक फार्मर जो दूध गाय से हासिल करता है, अगर उसको क्लियर नहीं होगा कि मुझे इसको विद इन 2 घंटे या 3 घंटे मेरे पास विंडो है, इसमें बेचना है, खास करके जब गर्मियों का मौसम हो, तो अगर उसको उस दौरान का कस्टमर का क्लियर नहीं है कि मुझे किसको देना है, तो उसको तो खराब हो जाएगा, दूध होगा ना खराब। तो जब आप एक आम लेवल पे एक फार्मर घर में 2 गाय 3 गाय है, आप देखोगे रेट के बेसिस पे जो मिल्क का प्राइस होता है, वो क्या करता है, वो कोशिश करेगा कि मेरा ऐसी जगह दूध बिके जहां पे रेट उसको अच्छा मिले। 40-45 तक वो बेचेगा, तो उसमें मेरे हिसाब से तो कोई फायदा नहीं होगा फायदा, जब तक रेट अच्छा नहीं है। और अगर आपको रेट पता है कि अच्छा नहीं मिलेगा, तो आपको स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए जब तक रेट आपका सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज चेन वो सब नहीं है जो बाकी जगह पे है। तो अब आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इशू है, तो यहीं पे एक बंदा क्या कर सकता है कि वो एक एंटरप्रेन्योरशिप में अपना रोल कर सकता है। कि आपको पता होगा कोई एक गांव है जहां पे मान लो 200-300 या 400 लीटर दिन में प्रोड्यूस होता है मिल्क, ठीक है। तो अब लोगों के पास प्रॉब्लम है कि उनके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है। कोई बंदा ऐसा होगा जो डेयरी फार्मिंग नहीं करेगा, वो सिर्फ वही खड़ा करेगा, वही प्लांट खड़ा करेगा, उनसे दूध लेगा, एक लिमिटेड टाइम के लिए उनको बोलेगा मैं 2 दिन तक इसको आपको विंडो दूंगा, आप बेचो, 2 दिन मेरे पास आएगा, ही विल चार्ज 1 रुपया या कुछ। उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, लगभग 25 लाख तक की उसमें सब्सिडी है। एक में 21 तक है, दूसरे में 25 लाख तक है। वो ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट्स या चिलिंग यूनिट्स वो दे रहे हैं। तो लेकिन उसमें पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये किस जगह पे सही रहेगा। आप कहीं ऐसी जगह पे डेयरी फार्म बनाओगे जहां आपको दूध 35 से 40 रुपए में बिकेगा, तो वहां पे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आज के हिसाब से तो मैं बोलूंगा पेरी अर्बन होना चाहिए कम से कम एरिया। पेरिफेरी हमें ये लगता था डेयरी फार्म सूटेबल गांव में लगा दो, लेकिन आप गांव में लगाओगे, वहां हर किसी के पास 1-2 गाय होगी, मार्केट लिमिटेड है, और आप दूध बेचोगे 40-42 में। मैं यहाँ पे ही रहता हूँ, मुझे 40 में मिलता है, फार्म पे मुझे 56 या 60 में मिलेगा, लेकिन श्रीनगर में आपको सेम दूध मिलेगा 55-60 में मिलेगा। तो अगर आपने अब यहाँ डाल दिया, फिर यहाँ से आपको उधर लेना है, उसमें और इश्यूज है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक डेयरी मॉडल हर जगह पे आपको, या कोई भी बिजनेस मॉडल हर जगह पे वो प्रैक्टिकेबल नहीं है। ये तो मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दिया। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना, ये नहीं है, जहां पे प्रॉब्लम है सोल्यूशन वही बनता है, और उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का आपको एक चांस मिलता है। जब कमर्शियल की बात आती है, वहां पे क्वालिटी की भी बात होती है और क्लीन मिल्क की भी बात होती है। अब आपके पास दूध है, बहुत सारा उगा रहा है, लेकिन आप बाहर ले जा रहे हो, आपको पता चलेगा जो कंज्यूमर है वो अब अवेयर है, उसको दूध अच्छा चाहिए और साफ भी चाहिए। उसको कलर में प्रॉब्लम लगेगा, उसको स्मेल लगेगा, या कंसिस्टेंसी उसको लगेगा ये लग नहीं रहा है सही, वो रिजेक्ट कर देगा। तो आपका कितना भी अपना हिसाब से आप उसको बोलोगे नहीं ठीक है, वो नहीं मानेगा। तो अभी जो है सिर्फ दूध की बात नहीं है, अभी साफ दूध और क्वालिटी दोनों चीजें, अब ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्वालिटी और क्लीन। मैं 2 चीजों की बात कर रहा हूं, दोनों से रिलेटेड है, रिलेटेड मगर एग्जैक्टली सेम नहीं है। क्वालिटी बेसिकली इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं जो दूध आप लेते हो, लेने से पहले से ही स्टार्ट हो जाती हैं। जब ये दूध गाय के अंदर ही है, वहां से स्टार्ट हो जाती हैं। और क्लीन मिल्क मोस्टली वो चीजें इसमें आती हैं जो दूध लेने के बाद होती हैं। दोनों आपस में रिलेटेड हैं, यही हम इसमें देखेंगे कि क्या है और कौन कौन सी ऐसी सिंपल चीजें हैं जिन्हें फॉलो करके हम इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। दूध की क्वालिटी जो है ये बहुत चीजों पे डिपेंडेंट है। 2 चीजें हैं, एक है क्वालिटी, मतलब इसमें फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, वाटर कंटेंट कितना है, ये चीजें हैं, ठीक है। ये तो आपको दूध लेने के बाद गाय से वो चेंज नहीं होगा। मतलब मिल्क में फैट कितना है ये तो डिसाइड होगा कब, जब अभी दूध लिया ही नहीं है। जब आपने दूध ले लिया उसके बाद आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो वो अडल्ट्रेशन है, वो तो सही नहीं है ना। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं जो क्वालिटी को अफेक्ट करती हैं मिल्क में, उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिफोर मिल्क लेने से पहले होंगी और कुछ ऐसी हैं जो बाद में होंगी। क्वालिटी में जैसे फैट कंटेंट है, प्रोटीन कंटेंट है या वाटर कंटेंट है, ये चीजें एक तो गाय के नस्ल पे डिपेंड होगा। जैसे जर्सी की गाय है, उसमें नेचुरली उसको आप वही खाना दोगे जो एचएफ को दोगे, तब भी उसमें फैट ज्यादा होगा, उस वाले में कम होगा, ये जेनेटिक है। दूसरा है स्टेज ऑफ लैक्टेशन। अब गाय है, इसको 10 दिन हो गए तब से दूध दे रही है। दूसरी गाय है ये 3 महीने से दे रही है, इसके मिल्क में भी डिफरेंस होगा, सेम नहीं होगा प्रोटीन और ये कंटेंट। तीसरा है न्यूट्रिशन, आप इसको खिला क्या रहे हैं, खाने पीने से जो आप फीड दे रहे हो, आप कंसंट्रेट दे रहे हो, उससे भी मिल्क की क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। मान लो आप ज्यादा कंसंट्रेट दे रहे हो तो फैट कम होगा। तीसरा एज है, विद एज भी इसमें मिल्क में गाय की जब एज बढ़ेगी तो मिल्क में चेंज आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक और चीज भी है, जैसे वेदर है, आप देखोगे आपने विंटर में अगर आप गाय को दूध लोगे, अगर सेम स्टेज पे होगी, मान लो आपकी गाय विंटर में दूसरे महीने में दूध दे रही है और सेम गाय समर में दूसरे महीने में दे रही है, आपको पता चलेगा विंटर में फैट ज्यादा होगा, समर में कम होगा। ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, लेकिन इनडायरेक्टली ये खाने पीने से फिर रिलेट होती है, क्योंकि विंटर में आपका खाना अलग होगा और समर और स्प्रिंग में डिफरेंट होगा। अब इस क्लीन मिल्क का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इससे क्या फायदा है। एक तो सेफ है,
सेफ का मतलब यह है कि जब मैं क्लीन मिल्क की बात कर रहा हूं तो मैं श्योर आपको कर रहा हूं कि इसमें बीमारी इससे नहीं होगी। तो पहला तो हेल्थ सेफ्टी है। दूसरा इसमें शेल्फ लाइफ। अब जो कि मिल्क साफ है, आपको हो सकता है 2 दिन तक रहेगा, लेकिन जो गंदा है, गंदा मतलब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से माइक्रोब्स वगैरह जरासीम ऐड हो गए, तो वो जल्दी और ज्यादा जल्दी खराब हो जाएगा। जब उसमें साफ होगा तो टाइम निकलेगा, खराब तो अल्टीमेटली होगा ही, लेकिन जो गंदा होगा वो जल्दी खराब होगा। तो उसकी वजह से अगर आप एक कमर्शियल एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके लिए जो सेलिंग विंडो है ना, बेचने का जो आपके पास एक टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा अगर आपके पास साफ नहीं है। तो साफ मिल्क होगा तो उससे आप अच्छे प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, जैसे आप चीज बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, कर्ड वगैरह। मिल्क साफ होगा, जो जहां से वो स्टार्ट होगा वो साफ होगा, तो प्रोडक्ट भी आपका अच्छा बनेगा। तीसरा है वाइडर मार्केट। ये एक्चुअली एक दूसरे से रिलेटेड है। वाइडर मार्केट, वाइडर मार्केट मतलब अगर आप यहाँ पे दूध बेचोगे तो नॉर्मली आप किस में बेचोगे, आप या तो लोटा होगा या कुछ केन वेन होगा। लेकिन अगर आपको वाइडर मार्केट चाहिए तो आपको मिल्क एक उसको प्री प्रोसेस किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा। जैसे आप इसको पास्चराइज करते हैं, हीट करते हैं और फिर पैक करते हैं। वो पैकेट वाला प्रोडक्ट आपको आपका स्टेट के बाहर भी पहुंच सकता है, लेकिन वो लोटे वाला प्रोडक्ट एक कुछ लिमिटेड रेंज में ही पहुंचेगा। तो अगर आपका क्लीन मिल्क है तो उसमें ज्यादा ऑप्शंस हैं कि आप अपना मार्केट बढ़ा सकते हो, आप उसको दूर तक ले जा सकते हो। इस केस में नहीं होगा अगर ये क्लीन नहीं होगा। पास्चराइजेशन का आपको आइडिया है? स्टूडेंट्स को तो होगा, हाँ, लेकिन उसमें क्या करते हैं, अगर हम ऐसे ही बॉयल करेंगे ना, अनलिमिटेड बॉयल करेंगे क्योंकि आपको पता होगा मिल्क एक बहुत अच्छा मीडियम है हेल्थ के लिए, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, आयरन नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सभी चीजें हैं। तो इसको अगर हम हीट करेंगे, जितना हम हीट करेंगे उतना इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि कोई भी, अगर आपको, जो नॉर्मल सी बात है कि डायरेक्टली तो कोई गाय से दूध नहीं पिएगा और बॉयल किए बगैर तो नहीं पिएगा, करते हैं ना वो, क्योंकि डर है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें हम ज़ूनोटिक डिजीज बोलते हैं, जो इसके थ्रू आपको लग सकती हैं। ट्यूबरकुलोसिस है, ब्रुसलोसिस है, या और भी कुछ चीजें हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं ताकि वो जरासीम मर जाए। लेकिन हम इतना भी हीट नहीं कर सकते कि इसका क्रीम खराब हो जाए, फिर वो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, एक मखसूस टाइम के लिए ही इसको हीट करना है। उससे बिलो करेंगे तो फिर वो अचीव नहीं होगा, वो रह जाएंगे माइक्रोब। उससे ज्यादा करेंगे तो फिर वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन साथ में आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसका जो हेल्थ के लिए ये है, वो कम होता जाएगा। इसलिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही हम उसको हीट करते हैं ताकि जो बीमारी वाले कीड़े हैं वो खत्म हो जाएं और साथ में सबसे कम डैमेज हो इसमें जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, वही होता है पास्चराइजेशन। लेकिन उसका भी मतलब ये नहीं है कि इसमें अब कोई जरासीम नहीं है, होते हैं फिर भी एक नॉर्मल लेवल तक जो अलाउड है, लेकिन वो बीमारी नहीं कर सकते। दूध को स्पॉइल कर सकते हैं, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। नॉर्मली आपको 2 दिन में स्पॉइल होगा, इसमें 4-5 दिन निकल सकते हैं, लेकिन डिजीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा इंपॉर्टेंस। इसमें क्या क्या, ये जो क्लीन मिल्क है, इसको हासिल करने के लिए किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो है पहला एनिमल हेल्थ। जब एनिमल हेल्दी होगा तो उसका दूध भी अच्छा होगा। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको बाहर सारी चीजें अच्छी हैं, हैंड भी साफ है, बर्तन भी साफ है, लेकिन दूध अंदर से ही गड़बड़ है, उसमें अंदर से ही कोई इन्फेक्शन है या कुछ बीमारी है जिसकी वजह से वो स्पॉइल भी हो सकता है, या फिर आपको भी वो बीमारी हो सकता है, लग जाए। तो दैट मीन्स कि ये चीजें जो हैं ये मिल्क से पहले की हैं। दूसरा है मिल्कर्स हाइजीन। ये हम इन चीजों पे ही बात करेंगे आगे। मिल्कर, वो जो है मिल्कर, वो एक ऐसा बंदा है कि जिसको डायरेक्टली जानवर के थन के साथ कांटेक्ट रहता है। और आपको पता होगा गाय जो होती है, काऊ, उसका वैल्यू प्रैक्टिकली थन में ही है, ठीक है ना। तो गाय तो हम दूध के लिए ही पालते हैं, अगर उसको थन में प्रॉब्लम हो गई तो फिर उसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि थन से आपको दूध मिलेगा। और अगर थन में प्रॉब्लम हो गई, पहली चीज ये होगी कि उसका दूध वो कम हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगी। दूसरी बात, हो सकता है दूध इमीडिएटली कम ना हो, लेकिन उसकी क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, या तो उसमें स्मेल होगा, या कलर डिफरेंट होगा, या फिर ऐसा होगा कि आप उसको जो ही बॉयल करना स्टार्ट करोगे वो फट जाएगा, वहां से भी नुकसान।